हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जो किसी भी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो बीएड, बीटीसी, डीएलएड हो, उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या फिर टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट के एग्ज़ाम हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए, याद करना चाहिए। और जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, टेट, सुपर टेट या फिर रीट की, सी टेट की, उनको में शेयर करना चाहिए, उनके पास शेयर करना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आप भी इसका अनुमान लगाइए कौन इसका ऑप्शन सही हो सकता है। सबके चार चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? जैसे क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, उसमें से अति सक्रिय जो ज़्यादा एक्टिव बच्चा रहता है, उसको कैसे आप सही दिशा में लाएंगे? देखिए, इसके चार ऑप्शन हैं। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भी बच्चे एक्टिव रहते हैं उनको जो है श्यामपट्ट के कार्य दे देंगे, और भी बहुत सारे कार्य जो टीचर को उनसे करवा सकता है, उसको जो है कराएंगे। जैसे कॉपी चेक करने के लिए अगर स्टाफ रूम में लेकर जाना है कॉपी को, तो उसको दे देंगे कि ये कॉपियाँ हमारे स्टाफ रूम में पहुंचा दो, बोर्ड को साफ कर दो। ये सारी चीज़ें जो है, तो इसमें जो है उसे पहली पंक्ति में बैठा करके कड़ी नज़र रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। वह जो है अपने भावनाओं को दबा कर रखेगा इस तरह से। उसे कक्षा को कोने में बैठने की जगह ये भी नहीं होगा, वो कोने में बैठे शरारत करेगा, तो उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। अति सक्रिय बालक को श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। देखिए, इसके भी चार ऑप्शन हैं। बताइए, आप भी अनुमान लगाइए इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जैसे उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों यानी क्लासमेट की चित्त आवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर सहोदरों की आवृत्ति पर। तो अलग अलग समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। बताइए इसका क्या ऑप्शन हो सकता है। तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, जैसे अभिभावक होते हैं वैसे बच्चे उनके जो अभिभावक होते हैं उनके अनुरूप होते हैं, उनके आधार पर रहते हैं। नहीं बोला जाता है कि यह अपनी मम्मी पे गया है, पापा पे गया है, या फिर अपने दादा पे गया है। तो वह जो है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, समकक्षियों की चित्तवृत्ति पर कुछ उसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन वह जो है अलग अलग जाति समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति जो होती है उनके अभिभावकों के चित्तवृत्ति पर होगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे? चार ऑप्शन है। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, या फिर उन्हें कक्षा में अलग बैठाएंगे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको जब भी इस तरह के बच्चे आए मंदबुद्धि के, तो उनको जो होता है ग्रहण करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है गलत होगा, इनकार नहीं कर सकते। हमें हर तरह के बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो, अब तो समावेशी शिक्षा आ गया है, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो दिव्यांग बालक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से असक्षम बालक हो, उसको सब में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सारे बच्चों को क्लास में एडमिशन कराना जरूरी होता है। उन्हें कक्षा में अलग बैठाएंगे ये भी नहीं होगा। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे, यह जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। जो बालक मंदबुद्धि है, जो समझने में, जैसे
एक बार में नहीं समझते हैं, 5 बार में नहीं समझते हैं, तो उसको बार बार उसको उसके स्तर पे जा कर के हम अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए तकनीकी सीखेंगे। खुद को उसके अनुरूप डालना पड़ेगा शिक्षक को अपने को खुद को बच्चे के अनुरूप ढाल करके वो किस प्रकार से सीख रहा है उस प्रकार से सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है शिक्षक के पास धन संपदा होनी चाहिए, उनका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए, उनका अपने विद्यार्थियों को ग्रहण करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। दोस्तों, एक शिक्षक को साधन संपन्न का अर्थ यह नहीं हुआ कि वह जो है धन संपदा, बहुत ऐशो आराम, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वाला हो, यह नहीं होगा। उनका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इससे क्या मतलब है, हमारे किसी अधिकारी से संपर्क है या नहीं है। शिक्षक को साधन संपन्न का मतलब होता है उसे अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक के पास इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि बच्चा जो भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर वो दे सके। अगर वह आज नहीं दे पाता है तो उसको पढ़ करके अगले दिन बोलेगा कि अगले दिन हम इसको बताएंगे, लेकिन उसको होना चाहिए अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए शिक्षक के पास। तो शिक्षक के साधन संपन्न का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। यह जो है क्या होगा, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर यह सभी में। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है, यह जो है इन सभी में होगा। इन सभी यानी व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी, अनुशासन में भी, और मतलब ये चौथा होगा ये सभी में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो जो भी होता है वो व्यक्तित्व निर्माण में भी होगा, कक्षा शिक्षण में भी, अनुशासन में भी, यानी कि यह जो है ऑप्शन हमारा सही होगा, यह सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्या क्या उचित है आपको बताना है, क्या उचित होना चाहिए। विद्यार्थी जो है, हम पढ़ाते रहते हैं और बच्चे क्या करते हैं, उनका दिमाग कहीं और रहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए, या फिर प्रश्न पूछना चाहिए। आप बताइए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये पूछ देता है। बीएड, बीटीसी, डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम, या फिर रीट के, टीईटी के, सुपर टीईटी के, सीटेट के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने अभी बताया या फिर अभी बताऊंगा, वह सब क्वेश्चन जो है शिक्षक संबंधित पात्रता परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो जो भी इनकी तैयारी कर रहा है उसको जो है शेयर कीजिए हमारा वीडियो। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछेंगे। जब आप प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा कि बच्चे जो है एक्टिव रहेंगे हमेशा, तो उनका ध्यान जो है जो आप पढ़ाएंगे उसी पर रहेगा। तो श्यामपट्ट का प्रयोग करना, कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बढ़ाने के श्यामपट्ट का प्रयोग तो करना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हम पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछना जो है हमारा सही होगा ऑप्शन। सबसे सर्वोत्तम सही ऑप्शन जो है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने से क्या होगा, बच्चा का दिमाग जो है क्लास में ही रहेगा, वह इधर उधर की बातें नहीं सोचेगा। तो चौथा नंबर ऑप्शन सही है, प्रश्न पूछना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। बताइए, आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। विद्यालय में खिलाया जाता है बच्चों को, क्यों उचित है। विद्यालय में खेलना क्यों उचित है बच्चों को, विद्यार्थियों को। यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने का सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। कमेंट करके बताइए जल्दी से क्या हो सकता है इसका आंसर। उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा,
शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, समय बिताने का में सहायक होगा, या फिर यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? शारीरिक सशक्त तो बनाएगा ही, यह तो होना ही चाहिए, लेकिन यह ऑप्शन सही नहीं होगा। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह भी नहीं होगा। समय बिताने में सहायक, हम समय बिताने के लिए विद्यालय नहीं जाते हैं, हम हर दिन कुछ नया सिखाने के लिए बच्चों को विद्यालय जाते हैं। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह जो है ऑप्शन हमारा सही होगा। बेस्ट ऑप्शन जो होगा हमारा यह है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों को खिलाएंगे, अगर स्कूल में खेल प्रतियोगिता भी कराया जाता है तो आपस में सहयोग की भावना उससे विकसित होती है बच्चों में, और किसी भी कार्य को सहयोगात्मक रूप से करने का उनमें प्रेरणा पैदा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एक साधन है, आपको बताना है परिवार एक कैसा साधन है, शिक्षा का कौन सा साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का? तो दोस्तों, जो विद्यालय में हम लोग जाते हैं वह जो औपचारिक शिक्षा है, एक परिवेश में जाते हैं, एक ड्रेस पहन करके जाते हैं, एक जैसा ड्रेस होता है, चाहे वो अमीर घर का बच्चा हो, चाहे गरीब घर का बच्चा हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो, चाहे वो तीव्र बुद्धि हो, सब लोग एक तरह का ड्रेस पहन के जाते हैं। तो औपचारिक शिक्षा का यह जो है साधन है विद्यालय। गैर औपचारिक भी नहीं होगा, दूरस्थ भी नहीं होगा, यानी कि यह जो है अनौपचारिक शिक्षा का साधन परिवार होता है। अनौपचारिक यानी कि किसी भी परिवेश में बच्चे जो हैं किसी भी रूप में रहते हैं, ABCD या फिर जो प्राथमिक शिक्षाएं दी जाती है, क ख ग घ, या फिर ABCD, या फिर कलर की पहचान, बॉडी पार्ट्स की पहचान, वो जो है घर में दी जाती है, वो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जो औपचारिक शिक्षा होगा वह जो है विद्यालय में दिया जाता है। तो यह भी नहीं होगा, यह भी गैर औपचारिक भी नहीं होगा और दूरस्थ भी नहीं होगा, तो अनौपचारिक शिक्षा इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है, आपको बताना है। महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके, व्यवहार करके, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना करके। बताइए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? विकसित कर सकता है तो कैसे कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके या बता करके, यह नहीं होगा। अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, यह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो आदर्श रूप में बर्ताव करके। हम जो है कुछ भी किसी को सिखाते हैं तो उसको सबसे पहले हमको अपने ऊपर धारण करना चाहिए। तो आदर्श रूप में जब हम व्यवहार करेंगे तो वह जो है बच्चे उसको समझेंगे, सीखेंगे, और वैसे ही वो भी व्यवहार करेंगे आपके साथ या फिर किसी के साथ भी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती यानी टाइम से होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर सुवक्ता होना। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पूछा गया है। यह सब तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। जो भी क्वेश्चन पूछे बच्चा वह जो है उसका आप सही से जवाब दे सकें। सुवक्ता भी होना चाहिए, लेकिन यह चारों में से बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो कौन सा हो सकता है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ही एक शिक्षक का जो मेन कर्तव्य एवं दायित्व जो होता है वो होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। वह कौन सा स्तर होता है जिसमें बच्चा वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देता है? तो देखिए इसके 4 ऑप्शन हैं, आप भी कमेंट करके बताइए क्या सही आंसर हो सकता है। संवेदनशील अवस्था,
औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों संवेदनशील अवस्था जो होती है वो 2 वर्ष तक की होती है, तो यह नहीं होगा। इसमें बच्चे सोचते नहीं हैं, कुछ समझ देखते हैं, बोलते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, तो यह नहीं होगा। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था यह जो है जब बच्चे जो है बड़े क्लासेज में जाते हैं तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में आते हैं, तो यह भी नहीं होगा। पूर्व क्रियात्मक अवस्था यह जो है यह भी नहीं होगा। मूर्त में जो होता है, मूर्त में बच्चे जो है सोचना और तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो वह जो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था होगा। यह सब अवस्था को जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने ये सारी अवस्थाओं को बांटा था, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। तो बच्चे जो जिस तार्किक रूप से स्टार्ट करते हैं सोचना, वह जो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होगा। चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा पहचाना गया था? तो अभी मैंने बताया 4 सुस्पष्ट स्तर यही सब होगा। संवेदनशील अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यह जो किसने किया था? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने इसको दिया था, चारों अवस्थाओं को बांटा था जीन पियाजे ने, तो सही ऑप्शन होगा जीन पियाजे। चलिए देख लिया अगला क्वेश्चन। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम उपक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी भूमिका होनी चाहिए? अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम यानी सीखने के उपक्रम में अभिभावकों की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो बताइए आप भी कमेंट करके, क्या इसका सही आंसर हो सकता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदात्मक या फिर उदासीन। तो दोस्तों कभी भी हम अभिभावक बनते हैं और बच्चों को जब सिखाना स्टार्ट करते हैं तो वह जो है अग्र सक्रिय यानी कि सक्रिय रूप से उनको सिखाने में, उनके क्वेश्चन का आंसर देने में आपको भूमिका अदा करना चाहिए। यह सब गलत होगा। निषेधात्मक नहीं होना चाहिए, संवेदात्मक नहीं होना, उदासीन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यह जो है सक्रिय रूप से आगे बढ़ कर के वो बच्चा क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या समझता है, उस क्या क्वेश्चन है, उसको जो है आंसर देना चाहिए। जिस क्षेत्र में बच्चा जो है इंटरेस्टेड है, जिसको वो लाइक करता है, उस क्षेत्र में पढ़ाई कराना चाहिए और उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? आप बताइए कमेंट करके, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर घर पे? दोस्तों बच्चों को कभी भी हम विद्यालय में जब हम भेजते हैं तब उनमें जा कर के हर तरह के गुण विकसित होते हैं। समाज में रहना, समाज में कैसे रहना चाहिए, या फिर लोगों के साथ कम्युनिटी बना करके ग्रुप में कैसे रहना चाहिए। तो संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? सबसे अच्छे तरीके, आपको ध्यान रखना होगा, यह जो सबसे अच्छे तरीके पूछा है, तो सबसे अच्छे तरीके से जो है विद्यालय एवं कक्षा में या क्लास में बच्चे जो है अच्छी तरह से उनके संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में, शिक्षक और समूह में जा कर के। तो दोस्तों इसी प्रकार के और भी मेरे वीडियो देखने के मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी जो है टेट, सुपर टेट और फिर रीट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट इस सब की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कीजिए कि उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सके। धन्यवाद।